हाँ दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर हम आज एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अंकगणित। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय या प्रमेय क्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और उनके गुणनफल मतलब अभाज्य संख्या गुणनफल, उनके अभाज्य गुणनफल को अद्वितीय प्रकार से अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा जा सकता, अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि किसी मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के घातों के रूप में लिखना, उनके गुणनफल जो हैं उनके अद्वितीय प्रकार से लिखे जा सकते हैं। यह देखिए दोस्तों कैसे होता है कि यहाँ पर देखिए आ रहा है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तब इसके विषय में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। हम भाज्य संख्या जब चर्चा करते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में दोस्तों जिनके दो फैक्टर हों, मतलब जिनके कम से कम दो फैक्टर हों, उन्हें हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हों। दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब जिसके तीन फैक्टर हो, चार फैक्टर हो। जैसे दोस्तों मैंने चार ले लिया, चार देखिए भाज्य अभाज्य, यहाँ पर इसका हम फैक्टर करते हैं। मतलब ये चार किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा। तो चार क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। एक दो तीन, मतलब दो से ज़्यादा कट रहा है ना, तो तीन हो गया, तो इसे हम बोल देंगे भाज्य संख्या। जैसे देखो हम छः लेते हैं, तो छः से किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छः स्वयं से कटेगा। इसकी चार, एक दो तीन चार संख्याओं से कट रहा है, कटने का दोस्तों कि हम बारी बारी से इसमें भाग देते हैं, पूरी तरीके से शेषफल 0 आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि भाज्य संख्या। जो जिसके तीन कम से कम तीन है, ज़्यादा उससे कम से कम तीन संख्याओं से कट रहा है, तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या केवल और केवल दो संख्या से, एक तो एक हो जाएगा, एक तो एक संख्या हो जाएगी और एक हो स्वयं संख्या, जो संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए स्वयं संख्या, एक जो होगी स्वयं संख्या हम जो लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दो ले लेते हैं। अब दो केवल एक से कटेगा और दो स्वयं संख्या है, इसके केवल देखिए दो एक से कट रहा है और दो से कट रहा है, तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। जैसे हम तीन ले लेते हैं, तीन देखते हैं कि ये भाज्य कि अभाज्य। देखिए तीन एक से कट रहा है, दो तो कटेगा नहीं, तीन से कटेगा, एक और तीन हो गया, तो इसके हम क्या कहते हैं कि तीन एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पहचान सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मतलब यहाँ पर कह रहा है कि किसी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए किसी भाज्य संख्या हम 6 लेते हैं, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल, इसका हम गुणनफल करेंगे। तो 6 का हम गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे। तो देखिए एक ये क्या थी, भाज्य संख्या, ये क्या थी, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या थी, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो यही बोल रहा है किसी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 6 भाज्य संख्या थी, हम उसके फैक्टर कर दिए, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और लिख रहा है कि उनके अभाज्य संख्या गुणनफल अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे देखिए 2 और 3 लिखा है, इसको हम क्रम बदल के 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 3 गुणे 2 लिख सकते हैं तो वही उत्तर आ जाएगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6। यही दिया है। जैसे हम कोई संख्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लेते हैं, ठीक है, तो इसका कहते हैं कि अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, इसे उल्टा पुल्टा करके मतलब लिख सकते हैं। उसको कहते हैं अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, उसके गुणनफल को अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो हमारी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम अंडरलाइन में बंद कर लेते हैं। यही मैंने कहा है अभी, जैसे 6 कोई भाज्य संख्या है, इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि एक से बड़ा कोई पूर्णांक, मतलब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक भी होता है, जैसे +1 +2 +3 या 0 या +1 +2, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक दोस्तों, अगर पूर्णांक और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में अगर अच्छी तरीके से देना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो पे जाके देखिए, उसमें रियल नंबर चैप्टर नाम बताया और रियल चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि पूर्णांक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लिखते हैं कि एक से बड़ा कोई पूर्णांक, जो एक से बड़ा कोई पूर्णांक है या तो भाज्य संख्या हो सकती है, एक से बड़ा कोई पूर्णांक या तो भाज्य संख्या हो सकती है। एक से बड़ा कोई पूर्णांक या तो भाज्य संख्या हो सकती है, एक से बड़ा भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का गुणनफल हो सकती है। ठीक है, चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर 6 लिए हैं, 6 का हम गुणनफल लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3 लेती हैं। ठीक है, देखिए 6 भाज्य संख्या था, ये क्या था, अभाज्य संख्या, ये क्या थी, अभाज्य संख्या थी। तो यही भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, हमेशा इस साइड अभाज्य संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसे हम अद्वितीय प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यही था मेरे दोस्तों, इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मेन परिभाषा क्या हो जाएगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों को घात के रूप में लिखना ही क्या कहता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर दोस्तों कुछ हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों को घातों के रूप में लिखना, घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफलों के घातों के रूप में लिखना क्या कहता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका हम प्रयोग क्या देखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का हम प्रयोग क्या करते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो का आप लोग बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते थे। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है हमको मिली, इसमें भी एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम
हम इससे क्या करेंगे, अंकगणित आधारभूत प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, और क्या करते हैं एलसीएफ लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत हमको ये सवाल देखना है। जो क्लास 10th के छात्र हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास 10th के जो क्लास 9 में से 10 गए हैं नए छात्र, उनके लिए बोर्ड के एग्जाम में से वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब 2-3 क्वेश्चन फिक्स है इससे रिलेटेड आता है। वैसे तो रियल नंबर 10-12 नंबर के आते हैं, तो इस जो चैप्टर है इसमें 3-4 नंबर फिक्स है इससे आता है, ठीक है। तो इसी के जरिए आप लोग की वजह से मैंने ये वीडियो को बनाने का पर्पज़, मैंने सोचा कि आप लोग को ये वीडियो बना दूँ। तो एचसीएफ और एलसीएफ का वीडियो और इससे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में, ठीक। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएफ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से कैसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे दिया एचसीएफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो भी संख्या दी रहेगी हमको सबसे पहले उसका क्या करना है कि सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे पहले लाइन क्या करेंगे, सभी संख्याओं का क्या करेंगे, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल, गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी संख्या दी रहेगी 1, 2, 3, 4 जो भी संख्या दी रहेगी सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभी मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। जैसे कोई भाज्य संख्या दिया रहेगा उसको हमको अभाज्य संख्या में ब्रेक करना है। तो सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी रहेगी तो उसका हमको क्या करना है, अभाज्य संख्या के गुणनफल को रूप में लिखना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हमको ऐसे एचसीएफ या एचसीएफ ज्ञात करना है। हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए गुणनखंड कर लिए, सब कुछ हो गया, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बराबर मतलब जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड फैक्टर किए हैं, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी हमारा दोस्तों जो भी उसमें दिया है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों को एचसीएफ क्या करने, संख्याओं के प्रत्येक गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाली क्या हो जाएगी, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगी, एचसीएफ। जैसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, उभयनिष्ठ यहाँ पर लिख देते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घात वाली क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। क्या आती है, एचसीएफ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब सबसे छोटी घात वाली गुणनखंड, मतलब यहाँ पर लिखा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सबसे छोटी घात वाली क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाता है। इसी प्रकार हमको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में समान प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात
सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल वो क्या हो जाता है, हमारा एलसीएफ हो जाता है। अभी दोस्तों ये सब थियरी है, अभी हम इस पर सवाल लेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एलसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, संख्याओं में समम प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों कोई दो संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या माना, जैसे तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे माना कोई संख्या दे दिया, माना कोई ए और बी कोई संख्या दे दिया है, तो इसको हमको पूछ लिया कि ए व बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ए व बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना निकल के आएगा, ए कामा बी का, मतलब ए और बी का एचसीएफ गुणे एलसीएम ए कामा बी का। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन सूत्र हो जाएगा। ये आपका अगर कोई दो संख्या दी है, ए गुणे बी या बी गुणे सी या कोई भी संख्या दी है, तो एचसीएफ ए कामा बी का, एलसीएम ए कामा बी का। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ हो जाता है ए गुणे बी बटे एलसीएम किसका, ए कामा बी का। इसी प्रकार एलसीएम ए गुणे बी बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए कामा बी का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। हम इस पर सवाल जब लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अब ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। एक चैप्टर है, इसको हम गुणनखंड, एक वृत्त गुणनखंड विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसको। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम वृत्त गुणनखंड होता क्या है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम संख्या कोई यक्ष ले लेते हैं। हम कोई संख्या यक्ष ले रहे हैं, ये संख्या कोई भी ले सकते हैं कि हम कोई अभाज्य संख्या यक्ष लेते हैं। इसके जो गुणनखंड है, माना यक्ष कोई संख्या हो गई, माना यक्ष कोई संख्या हो, इसके गुणनखंड मान ली P1 P2 P3 P4 P5 P6 डॉट Pn तक चले जाएगा। ठीक है, यक्ष कोई संख्या हो गया, ले लिए हैं, इसके गुणनखंड P1 P2 P3 इसी प्रकार हो गए, तो इसी प्रकार Pn तक। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 बड़ा रहेगा, जैसे P1 छोटा रहेगा अभाज्य संख्या, ये मान लीजिए बराबर हो सकता है P2 के, फिर ये P2 बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है P3 के। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार P3 छोटा हो सकता है, P4 बड़ा सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसी प्रकार P5, इसी प्रकार P6, ऐसे डॉट ऐसे बड़ा होगा क्या, Pn तक। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। जब दोस्तों अभाज्य संख्या एक दूसरे के बराबर, से P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो हम उसको घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले क्लास में अभी बताया आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया रहेगा, उसको हम अगर मान लीजिए उसका अभाज्य गुणनखंड समान आ रहा है, तो उसको हम घात के रूप में लिखे थे ना। तो इसी प्रकार जैसे यक्ष कोई संख्या लेते हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 करके हैं, तो P1 जो छोटा है ये इससे बड़ा है, सपोज दैट मान लीजिए P1 बराबर P2 बराबर P3 किया गया, तो इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसके हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों कि यही बात है कि वृत्त गुणनखंड इसी पे बेस है। वृत्त गुणनखंड इसी पे हमारा बेस है। वृत्त गुणनखंड क्या कहता है कि जब कोई संख्या हम लेंगे तो उसका जैसे अभाज्य संख्या एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, एक दूसरे के बराबर आ रहा है, तो हम उसे वृत्त गुणनखंड आप लोग तो देखे होंगे नहीं, वृत्त गुणनखंड के द्वारा हम उसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम संख्या के बारे में बताएं कि संख्या आप एक हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 32,760। 32,760 को हमको वृत्त गुणनखंड के द्वारा हमको इसको हल करना है। इसको क्या करना है,
हल करना है। जैसा दोस्तों जब ब्रिज गुणनखंड मैंने चर्चा किया है तो इस प्रकार आप लोग 32,760 कैसे डिब्बे में बंद कर लेंगे, डिब्बे में इसमें बंद कर लेंगे, इसका ही भाग ना पाए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रिज, इसकी देखिए ये इसकी ऊपरी वाला भाग ब्रिज हो गया, इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं इसे। अब देखिए ये ब्रिज धीरे धीरे बनता चला जाएगा, इसी प्रकार इसे हम ब्रिज गुणनखंड का नाम देते हैं। अब देखो तो 32,760 था, तो इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसे हम 2 से पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, फिर हम इसका, ये तो अभाज्य संख्या हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए इसका हम ब्रेक करेंगे अलग से, तो इसको देखिए ऐसे डिब्बा बनाएं, इसको ऐसे डिब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों 0 है तो 2 से कट रहा है तो हम 2 से काट देंगे, 2 से कट रहा है तो 2 8 16, 2 1 कम 2 9 18, फिर 0 आ जा रहा है। ठीक है, देखिए 2 देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर आ रहा है, फिर हम 2 से हम करेंगे, देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, फिर हम इसका करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। देखिए कि ब्रिज नुमा रूप लेते चले जाएगा। इसी प्रकार हम ऐसे इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये कितने से कटेगा, आप लोग 3 से इसका कटाइए, 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटा रहे हैं तो 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये भी ब्रिज बनेगा, आगे ऐसे बनता चला जाएगा, इसे इसमें बनता चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिज गुणनखंड। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिज गुणनखंड। जी दोस्तों, ब्रिज गुणनखंड से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग जो मैंने आज टॉपिक बताया है ब्रिज गुणनखंड और जो बताया है आधार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर एचसीएफ और एलसीएफ कैसे ज्ञात करना है, तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लगा तो आप लोग मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो क्लास 10th के नए छात्र हैं उनको अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।